अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतारेगी। असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल रहमान ने ये ऐलान किया है कि यहाँ पर उनकी पार्टी पिछले बार से दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो तकरीबन 40 से 50 सीटों पर ओवैसी की पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतार सकती है। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को भी यहाँ पर टिकट मिल सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर लगभग अक्टूबर या नवंबर के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। और यहाँ पर इस वक्त एनडीए की सरकार है, जो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है। लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी काफ़ी बड़ा फैक्टर निकल कर आई थी पिछले चुनाव में। पार्टी ने 19 सीटों पर प्रत्याशी पिछले बार उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी, तो कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो सियासी वर्चस्व है बिहार के अंदर कितना बड़ा है, ये चर्चा करने की आज हम ज़रूरत समझते हैं। अगर हम बात करें 5 विधायकों की, तो 5 विधायक किशनगंज जिले से 2 सीटें पर, पूर्णिया की 2 सीटों पर और अररिया की 1 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी। हालाँकि 5 में से 4 विधायकों ने इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे और वहाँ पर वो शामिल होने के बाद आरजेडी की वहाँ पर सरकार बन गई थी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए थे। लेकिन बाद में नीतीश कुमार मात्र साल भर के अंदर ही वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और यहाँ पर सरकार गिर गई। जिन लोगों का ये दावा था कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी 4 विधायक टूटने के बाद ओवैसी की पार्टी यहाँ से खत्म हो जाएगी और ओवैसी की पार्टी का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर पहले से ज़्यादा तरीके से मजबूत नज़र आ रही है। पिछले बार 20 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे। इस बार ओवैसी की पार्टी का ऐलान है कि यहाँ पर दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लगभग 40 से 50 सीटों पर। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक भाषण के दौरान ये कहा था कि हम सीमित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करेंगे। साथियों, बताया कि असदुद्दीन ओवैसी जो है कहीं भी चुनाव लड़ते हैं तो मिनिमम कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ की लोकल पार्टियाँ होती हैं उनके साथ अलायंस करने की भी कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज़्यादा चुनाव सीटों पर जहाँ लड़ा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश की 2022 की विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालाँकि कहीं भी जीत नहीं मिली थी, लेकिन इन 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की वजह से ओवैसी की पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मतलब ये होता है कि आपका जो मुख्य लीडर है वो कई सभाएँ करे आपके जो प्रत्याशी है उनकी विधानसभाओं के अंदर। ऐसे में 100 प्रत्याशी होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी को हर सीटों पर जाकर प्रचार करना होता था। कम समय मिलता था, ऐसे में अच्छे से प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता है। कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फ़ायदा ये होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हर सीट पर 2-2 3-3 सभाएँ कर पाते हैं और यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, 5 सीटों पर जीत हासिल किया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था कि असदुद्दीन ओवैसी ने कम सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। अगर ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे होते, तो असदुद्दीन ओवैसी इतनी बड़ी संख्या में जीत हासिल ना कर पाते, क्योंकि हमने खुद देखा था कोचाधामन के अंदर 3-4 सभाएँ हुई थी, बहादुरगंज में 3-4 सभाएँ हुई थी, अमौर में 3-4 सभाएँ हुई थी। इसी तरह जहाँ-जहाँ जीते हैं, वहाँ 3-3 4-4 सभाएँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की हुई थी। लेकिन अगर अगर यही 100 सीटों पर प्रत्याशी होते, 80 सीट पर होते, तो उनको 1-1 सभा, 2-2 सभा ही मिल पाती इन सीटों पर। तो ऐसे में कम सीटों पर चुनाव लड़ना असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के लिए एक एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कम सीटों पर चुनाव लड़कर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथ-साथ मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के ताल्लुक से खबर ये है कि अब मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब जो हैं, वो जोकीहाट से टिकट माँग रहे हैं। हालाँकि पिछले बार वो जोकीहाट से टिकट माँग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था, उनकी जगह शहनवाज़ आलम को टिकट मिला था। शहनवाज़ आलम चुनाव जीते भी थे, लेकिन जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब लोगों का मानना था कि शहनवाज़ के इमाम पार्टी छोड़ने पर मौलाना साहब को ही टिकट मिलेगा, मौलाना साहब को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालाँकि यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम इमाम पार्टी में जाकर शामिल हुए हैं, तो चर्चा तेज़ है जोकीहाट से इस बार मुखिया मुर्शीद आलम ही इमाम पार्टी के प्रत्याशी होने वाले हैं और यहाँ पर उनको अररिया का जिलाध्यक्ष भी बनाया गया इमाम पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में जो अफ़वाहें थी उनको गर्म होने में वक़्त नहीं लगा। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत माने तो यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम का पलड़ा जो है, वो कुछ ज़्यादा भारी है टिकट लेने के मामले में। साथ ही साथ मौलाना साहब को अगर चाहें वो किसी और सीट से, तो वो इमाम पार्टी उनको टिकट दे सकती है किसी और सीट पर और वो चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। कि सीमांचल के अंदर 24 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 24 सीटों में से कहीं से भी मौलाना साहब चुनाव लड़ जाएँगे, तो काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ेंगे वो और यहाँ पर उनकी जीत भी हो सकती है। लेकिन जोकीहाट से उनका टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ से मुखिया मुर्शीद आलम ही यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं और मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को इस बार भी टिकट हो सकता है कि ना मिले। लेकिन अभी तो चुनाव में वक़्त है, टिकट का भी कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मौलाना साहब को इस बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन असद ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर
40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है और यहाँ पर वैसे कि पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।